सोनापुर राज्य का राजा राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ अपनी जनता की समस्याएं सुन रहा था कि तभी राज दरबार में एक व्यक्ति एक 10 वर्षीय लड़के के साथ वहां पर आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं नदियापुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा गांव मुसीबत में है, हमारी मदद कीजिए। कैसी मदद? महाराज, कुछ समय पहले मेरे गांव में हरियाली ही हरियाली थी। हमारे गांव की जमीन बहुत उपजाऊ थी, मगर एक दिन अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुम खुलकर क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ है? महाराज, कुछ महीने पहले एक अजीब सा दिखने वाला पक्षी, जो कि एक बाज की तरह मालूम पड़ता था, जिसका रंग चांदी की तरह सफेद था, हमारे गांव के आसपास मंडराने लगा। उसके अगले दिन से हमारे गांव में हर बच्चा अंधा पैदा हुआ और फिर कुछ समय बाद पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। अब वहां पर हरियाली का दूर दूर तक नामो निशान तक मौजूद नहीं है। आप मेरे साथ ये बच्चा देख रहे हैं, ये मेरा पुत्र है। परसों तक इसे सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन कल से इसे भी सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ अपने मंत्री भैरव सिंह से बोला, क्या ऐसा संभव हो सकता है भैरव सिंह? महाराज, उड़ते उड़ते मेरे कानों में ये खबर कुछ समय पहले पहुंची तो थी, मगर मैंने आपको बताना सही नहीं समझा। राजा विक्रम उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। हम इस बारे में अपने राज्य के कुछ विद्वान लोगों से चर्चा करेंगे और तुम्हारे गांव की मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। राजा की बात सुनकर वो व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर वहां से चला गया। शाम के समय राजा विक्रम अपने महल की छत पर टहलता हुआ अपने मंत्री भैरव सिंह से बोला, राज दरबार में मुझे कुछ कहना ठीक नहीं लगा था मंत्री, लेकिन अब मुझे बुरी बात बताओ। जब तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? महाराज, मैं बुरी तरह से डर गया था। मुझे लगा कि कहीं उस राज्य के लोग हमारे गांव की सीमा में घुस आए तो कहीं हमारे राज्य की दशा भी उनके ही गांव की तरह ना हो जाए। तुमने बिल्कुल सही काम किया मंत्री। मैं भी उस व्यक्ति की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गया था। मुझे लगता है कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तभी वहां पर राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी आ पहुंची, जो कि राजा विक्रम और मंत्री भैरव की बात सुन रही थी। रुक्मणी अपने पति राजा विक्रम की ओर देखकर बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं और वो गांव आपके राज्य के अधीन है। उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है। महारानी, मैंने कितनी बार कहा है कि राज्य के मामले में कम दखलंदाजी दिया करो। मैं तो आपको सिर्फ आपका कर्तव्य याद दिला रही थी। सोचिए जरा, अगर वही जादुई पक्षी हमारे महल के आसपास मंडराता और हमारे राज्य का हाल भी उस गांव जैसा हो जाता, तो क्या आप ऐसी ही बात करते? इतना बोलकर रानी रुक्मणी क्रोधित होती हुई वहां से चली गई और अपने कक्ष में टहलने लगी। तभी रानी रुक्मणी का 20 वर्षीय पुत्र राजकुमार अशोक वहां पर आ पहुंचा। अपनी माँ को क्रोधित अवस्था में देखकर वो अपनी माँ की ओर देखकर बोला, क्या हुआ माँ? आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा झलक रहा है? रानी रुक्मणी राजा विक्रम और मंत्री भैरव सिंह की आपस में हुई सारी बातचीत अपने बेटे अशोक को बताती हुई बोली, अब तुम ही बताओ राजकुमार, क्या ये सही है या गलत? ये बहुत गलत है माँ। पिताजी को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर पिताजी इस मामले में दखल नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं उस गांव की मदद करूंगा और ये जानने का हर संभव प्रयास करूंगा कि आखिर उस जादुई पक्षी का रहस्य क्या है। राजकुमार अशोक ने इतना कहा ही था, तभी राजा विक्रम और मंत्री भैरव सिंह घबराते हुए वहां पर आ पहुंचे। राजकुमार अशोक अपने पिता की ओर देखकर बोला, क्या हुआ पिताजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं और मंत्री महल की छत पर आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी आसमान में एक पक्षी, जो देखने में बाज जैसा मालूम पड़ता था, महल की छत पर मंडराने लगा। उसका रंग चांदी जैसा सफेद है। वो अभी भी मंडरा रहा है। ये सुनते ही राजकुमार अशोक दौड़ता हुआ महल की छत पर जा पहुंचा। उसने देखा कि एक बाज महल की छत पर बैठा हुआ महल को घूरे जा रहा था। अचानक वो उड़ता हुआ अशोक की नजरों के सामने से गायब हो गया। अगले दिन सोनापुर राज्य में हाहाकार मच गया।
सोनापुर राज्य के आधे लोगों को दिखाई देना बंद हो गया। राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल के बाहर टहल रहा था कि तभी एक किसान दौड़ता हुआ राजा विक्रम के पास आकर बोला, महाराज, कल आपके आदेश अनुसार ही हमारे राज्य की फसल काटी गई थी, जो कि आज सुबह ही सूख गई। क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी फसल खराब हो गई। कुछ ही देर के बाद बहुत से किसान राजा विक्रम के पास फसल खराब होने की शिकायत लेकर आने लगे। ये देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से घबराता हुआ अपने मंत्री से बोला, इस तरह से तो मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। आखिर ये हो क्या रहा है मंत्री भैरव? सुबह से लेकर अब तक राज्य के आधे लोग अंधे हो चुके हैं और अब राज्य की फसल भी खराब होनी शुरू हो गई। महाराज, अगर सारी फसल खराब हो चुकी है तो हम सब भूखे मर जाएंगे और आसपास का कोई भी राज्य हमारी मदद नहीं करेगा। राजा विक्रम क्रोधित होता हुआ बोला, आखिर नदियापुर गांव के उस व्यक्ति को महल में आने की जरूरत क्या थी? अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं नदियापुर गांव के लोगों को अपने राज्य में आने की रोक लगा देता। तभी वहाँ पर राजा का पुत्र राजकुमार अशोक आकर बोला, इसमें नदियापुर गांव के उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं। ये तो बेचारा अपने गांव की समस्या लेकर आपके पास आया था। तुम्हें नदियापुर गांव के व्यक्ति की चिंता है राजकुमार? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में घिर चुके हैं? बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना लड़कर किया जाता है पिताजी, ना कि इस तरह बातें करने में समय बर्बाद करके किया जाता है। मैं इस रहस्य की गहराई में जाऊंगा। मैं पता लगाऊंगा कि आखिर उस जादुई पक्षी का रहस्य क्या है कि वो जहां भी मंडराता है तबाही लेकर आता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा विक्रम अपने पुत्र की ओर गौर से देखते हुए बोला, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है राजकुमार। आने वाले कल में मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनाने वाला हूँ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक तुरंत घोड़े पर बैठ गया। तभी राजा विक्रम अपने बेटे अशोक की ओर देखकर बोला, लेकिन तुम इस रहस्य का पता लगाओगे कैसे? हमारे राज्य के घने जंगल में जमुना नाम की एक तांत्रिक रहती है। मुझे विश्वास है कि वो जरूर इस बारे में कुछ न कुछ जानती होगी। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है अशोक। मैंने सुना है जमुना जहां रहती है वहां घना जंगल है, जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच पाता। जो भी हो पिताजी, पर मैं उसके पास जाकर रहूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अशोक अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल गया। कुछ घंटों बाद राजकुमार का घोड़ा घने जंगलों के बीच बनी हुई कटीली झाड़ियों में दौड़े जा रहा था। 2 दिन लगातार घने जंगलों से गुजरने के बाद राजकुमार अशोक को एक झोपड़ी नजर आई। राजकुमार अशोक समझ गया कि ये झोपड़ी जमुना की ही है। राजकुमार अशोक तुरंत झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर एक औरत काले वस्त्र पहनी हुई, आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। अचानक वो अशोक की ओर देखकर बोली, तुम वाकई बहुत बहादुर हो राजकुमार, वरना इस जंगल में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जमुना। राजकुमार अशोक की बात सुनकर जमुना उठकर खड़ी होकर राजकुमार की ओर देखते हुए बोली, तुम अपने पिता की तरह नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार अशोक जमुना की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब समझाने का समय नहीं है राजकुमार, समस्या बताओ। राजकुमार अशोक जमुना को सारी घटना बताते हुए बोला, उस जादुई पक्षी का रहस्य क्या है और आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो जादुई पक्षी जहाँ भी जाता है वहाँ पर भूखमरी फैल जाती है और लोग अंधे होना शुरू हो जाते हैं। राजकुमार अशोक, ये सब तुम्हारे पिताजी के कुकर्मों का फल है, जो तुम्हें अब बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तुम्हें तुरंत यहाँ से दाईं ओर जाना होगा। कुछ दूर बाद तुम्हें एक लाल रंग का तोता दिखाई देगा। तुम उस तोते से उस जादुई पक्षी का रहस्य पूछना। उससे आगे का रास्ता तुम्हें वो जादुई तोता ही बताएगा। इतना बोलकर जमुना ने एक सफेद चांदी का खंजर राजकुमार अशोक के हाथों में पकड़ा दिया। ये क्या है? इस खंजर का मैं क्या करूंगा? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और ये खंजर समय आने पर तुम्हें स्वयं बताएगा कि तुम्हें इसका क्या करना है और इसे कहाँ इस्तेमाल करना है। याद रखना राजकुमार, इस खंजर को अपने पास बहुत ही संभाल कर रखना। अगर गलती से भी ये खंजर गुम हो गया तो जहाँ तुम जा रहे हो
वहां से तुम्हारी वापसी बहुत मुश्किल है, और अगर कहा जाए कि नामुमकिन है तो गलत नहीं होगा। राजकुमार अशोक ने वो खंजर अपने पास बहुत ही संभाल कर रख लिया। अब देर मत करो राजकुमार। अशोक तुरंत वहां से दाईं ओर जाने वाले घने जंगलों की ओर निकल गया। वो आधे दिन तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। अचानक उसके कानों में एक आवाज टकराई। इससे आगे मत जाओ राजकुमार, वरना भटक जाओगे। राजकुमार ने तुरंत अपना घोड़ा रोक दिया और इधर उधर देखते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। राजकुमार ने इतना ही कहा था कि तभी एक लाल रंग का तोता, जिसका आकार आम तोतों से बड़ा था, राजकुमार के सामने आकर बैठ गया और इंसानी आवाज में बोला, मैं ही वो जादुई तोता हूँ जिसके बारे में तुम्हें जमुना ने बताया है। तो मुझे कुछ जादुई पक्षी का रहस्य बताओ। तो फिर सुनो राजकुमार, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा घना पेड़ है। तुम उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाना। आज अमावस्या की रात है। तुम्हें वो जादुई पक्षी उड़ता हुआ नजर आएगा। तुम्हें उस जादुई पक्षी का पीछा करना है। तुम उस पक्षी का पीछा करते करते एक औरत के पास पहुँचोगे जो एक शैतान की मूर्ति के सामने बैठी हुई होगी। तुम्हें उस मूर्ति को किसी भी हाल में तोड़ना होगा। मूर्ति को तोड़ते ही सारे रहस्य तुम्हारे सामने आ जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर वो लाल रंग का तोता उड़ते हुए अचानक से राजकुमार अशोक की नजरों के सामने से ओझल हो गया। राजकुमार उस तोते की बताई हुई दिशा के अनुसार ही अपना घोड़ा दौड़ाता रहा। कुछ घंटे बाद उसे एक तालाब के किनारे एक घन वृक्ष नजर आया। राजकुमार अपना घोड़ा लेकर उस घने वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही राजकुमार ने देखा कि वही जादुई पक्षी, जिसका रंग चांदी जैसा था, उड़ता हुआ तालाब के आसपास मंडराने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ बाज जैसा दिखने वाला पक्षी एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया और तालाब के अंदर कूद गया। राजकुमार ये दृश्य देखकर अपने आप से बोला, ये कैसा रहस्य है? जादुई तोते ने तो कहा था कि मुझे जादुई पक्षी का पीछा करना है, मगर ये तो एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित होकर तालाब के अंदर समा गया। मुझे भी तालाब के अंदर ही जाना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार अशोक तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही अचानक राजकुमार अशोक ने अपने आप को एक खंडर में पाया, जहाँ पर एक औरत आंखें बंद किए हुए बैठी थी और वो सुंदर पुरुष उस औरत के सामने बैठा हुआ था। वो सुंदर पुरुष राजकुमार अशोक की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, तो तुम यहाँ तक आ गए। राजकुमार, तुमने यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती की। यकीन मानो, यहाँ से जीवित नहीं बच पाओगे। उस पुरुष की बात सुनकर राजकुमार अशोक ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और उसे पुरुष की ओर दिखाकर बोला, कौन हो तुम और ये सब क्या रहस्य है? तुम पक्षी के रूप में परिवर्तित होकर जहाँ भी जाते हो वहाँ तबाही लाते हो। राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों के पीछे से एक भारी आवाज टकराई। तुम इसका रहस्य कभी नहीं जान पाओगे राजकुमार। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा पूरा राज्य तबाह और बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। अचानक उस तांत्रिक की आंखों में लाल रंग की किरणें निकलने लगी। अगले ही पल राजकुमार ने अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाया। तांत्रिक हंसता हुआ राजकुमार की ओर देखकर बोला, अब तुम सारी जिंदगी इस पिंजरे में बंद रहोगे और भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाओगे, जिस तरह से तुम्हारे राज्य की जनता भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरेगी। तभी वो औरत उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार की ओर देखकर बोली, ये सब तुम्हारे पिता के कुकर्मों का फल है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वर्षों पहले मैं भी एक आम औरत थी। मैं भी नदियापुर गांव में ही रहती थी। जब मेरा पुत्र 1 वर्ष का हुआ तो मेरे पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई। मैंने नदियापुर गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया, मगर मुझे कोई मदद नहीं मिली। थक हार मैं सोनापुर राज के राजा विक्रम के पास मदद मांगने के लिए पहुंची, मगर उस वक्त राजा अपने पुत्र राजकुमार को खिलाने में व्यस्त था। वो मेरी बात सुनकर क्रोधित हो गया
और उसने मुझे धक्के देकर अपने महल से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मेरा संसार सब मोह भंग हो गया और मैं जंगलों की तरफ निकल गई। तब मेरी मदद इस तांत्रिक ने की, मुझे काला जादू करना सिखाया। मैंने काला जादू की शक्ति के बल पर अपने पुत्र को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। पहले मेरा पुत्र बाज के रूप में नदियापुर का हो गया और फिर उसके बाद राजा के महल में। जिस तरह भूख और प्यास से मैं और मेरा बेटा तड़पे थे, उसी तरह से मैं तुम्हारे राज्य के हर गांव को भूख और प्यास से तड़पा दूंगी। हम माँ बेटे की भूख देखकर जिस तरह से तुम्हारा पिता देखकर भी अंधा हो गया था ना, और नदियापुर गांव के लोगों ने भी हमारी भूख और प्यास को अनदेखा कर दिया था, उसी तरह मैं उन सबको वास्तविकता में अंधा बनाकर छोड़ूंगी। उस औरत की बात सुनकर राजकुमार अशोक बोला, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैं अपने पिता और नदियापुर गांव की तरफ से तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से क्षमा कर दूंगी? नहीं, मैं उन सबको तबाह और बर्बाद कर दूंगी। तभी अचानक राजकुमार अशोक के कपड़ों में छुपे हुए खंजर से एक इंसानी आवाज आई। राजकुमार, इस औरत और उसके बच्चे के ऊपर तांत्रिक ने काला जादू कर रखा है। इन माँ और बेटों का दिमाग स्वयं इनके बस में नहीं, बल्कि उनकी सोच पर इस तांत्रिक ने कब्जा कर रखा है। देर मत करो, इस खंजर को शैतान की मूर्ति के ऊपर फेंक दो। राजकुमार ने बगैर देरी किए हुए अपनी जेब से खंजर निकाल लिया। खंजर देखकर तांत्रिक चीखता हुआ बोला, ऐसा मत करो। मगर राजकुमार ने तुरंत वो खंजर शैतान की मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। अचानक मूर्ति में एक धमाका हुआ और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। अगले ही पल वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा। राजकुमार अशोक बेहोश हो गया। कुछ क्षण बाद राजकुमार अशोक को होश आ गया, मगर उसने अपने आप को जमुना की झोपड़ी के अंदर पाया। उसने देखा कि वही औरत और उसका पुत्र हक्का बक्का इधर उधर देख रहे थे। तभी जमुना की आवाज वहाँ पर गूंजी, घबराओ मत, शैतान का पुजारी तांत्रिक खत्म हो चुका है। राजकुमार अशोक जमुना की ओर देखकर बोला, ये सब क्या रहस्य था? दरअसल वर्षों पहले तुम्हारे पिता ने इस बेचारी औरत की मदद नहीं की। ये अपने पुत्र को लेकर जंगल की तरफ निकल आई और इसका फायदा उस शैतान के पुजारी तांत्रिक ने उठाया, जिसे राजा विक्रम के पिता यानी कि तुम्हारे दादा ने अपने राज्य से बेदखल कर दिया था, क्योंकि वो तांत्रिक वर्षों पहले तुम्हारे ही राज्य में रहता था। जब तुम्हारे दादा का शासन हुआ करता था, वो निर्दोष लोगों की बलि लेता था और इसी बात से क्रोधित होकर तुम्हारे दादा ने उसे अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया था। जब उस तांत्रिक की नजर इस विधवा स्त्री और इसके बेटे पर पड़ी, तो उसने इसका फायदा उठाया बदला लेने के लिए। तुम्हारे दादा एक बहुत पहुँचे हुए साधु थे। उन्होंने अपने राज्य और राज्य के हर एक गांव में उस तांत्रिक से बचने के लिए एक अभिमंत्रित दायरा बना रखा था। इसलिए उस तांत्रिक ने इन दोनों माँ और बेटे का फायदा उठाया और इन्हें अपनी काली दुनिया में ले गया और काला जादू से इन दोनों माँ बेटे के दिमाग को अपने वश में कर लिया। इन सब में इस बेचारी और इसके पुत्र का कोई दोष नहीं। राजकुमार अशोक उस औरत और उसके पुत्र की ओर देखकर बोला, तुम्हारे साथ मेरे पिता ने बहुत गलत व्यवहार किया था। आज से तुम दोनों मेरे ही राजमहल में रहोगे। तुम मेरी माँ की तरह हो और तुम्हारा बेटा मेरे छोटे भाई की तरह। ये सुनकर जमुना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। राजकुमार अशोक उस औरत और उसके पुत्र को लेकर राजमहल आ गया। सोनापुर और नदियापुर गांव में सब सही हो चुका था। राजकुमार अशोक को देखते ही राजा विक्रम ने उसे गले लगा लिया। तुमने तो वो कारनामा कर दिखाया राजकुमार, जो बड़े बड़े वीर नहीं कर पाते। तभी उसकी नजर उस औरत और उस बेटे पर पड़ी। राजा विक्रम सवालिया नजरों से राजकुमार की ओर देखने लगा। राजकुमार अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, पिताजी, आपने इनके साथ अन्याय किया था। उस अन्याय की सजा नदियापुर के पूरे गांव और हमारे राज्य ने भुगती। आज से ये दोनों हमारे राजमहल में ही रहेंगे। राजकुमार की बात सुनकर राजा विक्रम के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह उन दोनों की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन के बाद वो सब एक परिवार की तरह सोना